लियाम का जीवन दयनीय और दुखद है। वो लगभग एक दशक से अपने परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय नहीं बिता पाया है। हाल ही में उसका कार्यस्थल का माहौल कुछ बेहतर हुआ है, इसलिए इन दिनों उसे सिर्फ अपनी पत्नी और बेटी का प्यार ही सहारा दे रहा है। जब लियाम दिन के अंत में घर लौटता है तो उसकी पत्नी मीका उसका स्वागत करती है और उनकी बेटी कोनामी के बारे में पूछती है। मीका बताती है कि कोनामी पहले ही सो चुकी है, लेकिन वो दिन भर एक कुत्ते की मांग कर रही थी। कुछ समय पहले अपनी दोस्त के घर पर एक शीबा कुत्ते की नस्ल देखने के बाद वो इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही है। लियाम को यकीन नहीं है कि वे इस समय कुत्ते का खर्च उठा सकते हैं, लेकिन अपनी सोती हुई बेटी को देखने के बाद वो सोचता है कि अगर कुत्ता कोनामी को खुश कर सकता है तो ये इसके लायक हो सकता है, भले ही इसके लिए उसे कुछ हफ्तों तक अतिरिक्त घंटे काम करना पड़े। वो इस पर विचार करने को तैयार है। अगले दिन वो कोनामी को एक पालतू जानवरों की दुकान पर कुत्ता लेने के लिए ले जाता है और कोनामी वास्तव में बहुत खुश नजर आती है। मीका को सचमुच आश्चर्य होता है कि लियाम ने इस विचार को स्वीकार कर लिया, क्योंकि इससे उसकी पहले से भरी हुई जिम्मेदारियों में और इजाफा होगा। लेकिन लियाम को कोई आपत्ति नहीं है। वो मानता है कि जब तक उसकी पत्नी और बेटी खुश है वो किसी भी बाधा का सामना कर सकता है। लेकिन जैसा कि बाद में पता चलता है, वो पूरी तरह गलत था। अगले दिन काम पर लियाम का बॉस उस पर चिल्लाता है क्योंकि उसने समय पर एक रिपोर्ट जमा नहीं की। लियाम बताता है कि उसने वास्तव में गुरुवार को रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन उसका बॉस उस दिन एक क्लब में मौज मस्ती कर रहा था, इसलिए उसने संदेश देखा ही नहीं। फिर भी वो किसी तरह सारा दोष लियाम पर डाल देता है। लियाम के लिए काम रोजाना की जंग से कम नहीं है। चाहे वो अपने लापरवाह बॉस से निपटना हो या अपने अपमानजनक अधीनस्थों से, वे हमेशा उसकी मेहनत का श्रेय चुराने और उसकी न की गई गलतियों के लिए उंगली उठाने में नहीं हिचकते। उसका पेशेवर जीवन पूरी तरह से अराजकता में है। फिर भी चाहे दिन कितना भी कठिन क्यों न हो, अपनी पत्नी और बेटी के पास घर लौटने से उसे अगले दिन के लिए पर्याप्त ताकत मिल जाती है। हालांकि अगले दिन जब लियाम काम पर जाने के लिए ट्रेन में सवार होता है, उसे अपने दोस्त नीदा से एक संदेश मिलता है। नीदा उसे एक नए वीडियो गेम के बारे में बताता है और पूछता है कि क्या वो उसके लिए एक खरीदने में मदद कर सकता है। लियाम नीदा के वीडियो गेम के प्रति जुनून पर हंसता है, लेकिन एक अच्छे दोस्त के रूप में वो दुकान पर जाकर गेम लेने के लिए सहमत हो जाता है। वो ट्रेन से उतरता है और दुकान का पता लगाने के लिए अपने जीपीएस मैप को खोलता है, लेकिन चूंकि वो उस क्षेत्र से अच्छी तरह परिचित नहीं है, वो रास्ता भटक जाता है। चारों ओर नजर दौड़ाते हुए दुकान को ढूंढने की उम्मीद में उसकी नजर अचानक कुछ अप्रत्याशित पर पड़ती है। उसकी पत्नी किसी अनजान पुरुष के साथ डेट पर है। पहले तो लियाम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, खासकर इसलिए क्योंकि मीका ने उसे बताया था कि वो आज कोनामी को स्पोर्ट्स क्लब ले जा रही है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लियाम काम के बाद घर लौटता है और सामान्य रूप से मीका से पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा। उसकी पत्नी झूठ बोलती है, कहती है कि उसने कोनामी को सिर्फ तलवारबाजी की प्रैक्टिस के लिए ले गई थी और कुछ नहीं किया। लियाम लगभग कबूल कर लेता है कि उसने उसे किसी डेट जैसी स्थिति में देखा था, लेकिन अंत में वो सामान्य व्यवहार करता है जैसे कि सब कुछ ठीक हो। अपने सुखी पारिवारिक जीवन को तोड़ने का विचार उसके लिए बहुत भारी है, इसलिए वो खुद पर शक करने लगता है। शायद उसने जो देखा उसे गलत समझा। निश्चित रूप से मीका कभी भी उसका इस तरह विश्वासघात नहीं करेगी। कुछ समय सोचने की जरूरत महसूस करते हुए लियाम थोड़ी देर के लिए बाहर निकलने का फैसला करता है। वो अपने कंप्यूटर को स्टैंड बाय मोड पर डालने की कोशिश करता है, लेकिन किसी कारणवश ये काम नहीं करता, जिसके चलते उसे वापस लौटने तक इसे पूरी तरह बंद करना पड़ता है। शहर में टहलते हुए उसके कदम उसे उसी जगह ले जाते हैं जहां उसने पिछले दिन अपनी पत्नी को डेट पर देखा था। इस बार वो जगह खाली है और यह देखकर कि मीका आज वहां नहीं है, उसे थोड़ी राहत महसूस होती है। लेकिन यह राहत का क्षण उस समय गायब हो जाता है जब वो मीका को फोन पर उस पुरुष से बात करते हुए सुन लेता है जिसे वह उसका प्रेमी मानता है। और सबसे भयावह बात यह कि मीका कोनामी को भी साथ लाई है। लियाम इस उम्मीद में डटा रहता है कि शायद, सिर्फ शायद, यह पुरुष बस एक करीबी दोस्त हो। लेकिन तभी कोनामी उसे पापा कहकर बुलाती है और उस पल में उसकी पूरी दुनिया बिखर जाती है। हैरान परेशान वो काम पर लौटता है, खुद को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि इसके लिए कोई न कोई स्पष्टीकरण होगा। शायद यह सिर्फ एक बहुत समर्पित दोस्त है जो उसकी गैर मौजूदगी में कोनामी के पिता होने का दिखावा करता है। निश्चित रूप से उसकी पत्नी उसका इस तरह विश्वासघात नहीं करेगी। ठीक उसी वक्त उसका बॉस उसके पास आता है और उस पर काम में ढिलाई करने के लिए चिल्लाने लगता है। लियाम उसे बताता है कि वो बस अपने कंप्यूटर के बूट होने का इंतजार कर रहा है। हाल ही में इसका स्टैंड बाय मोड ठीक नहीं काम कर रहा और सुरक्षा कारणों से उसे ब्रेक लेने पर इसे पूरी तरह बंद करना पड़ता है। लेकिन समझने के बजाय उसका बॉस और जोर से चिल्लाता है और कहता है कि उसे ब्रेक लेना ही बंद कर देना चाहिए। तभी उसे मीका का फोन आता है
जो बताती है कि कोनामी का एक्सीडेंट हो गया है। घबराहट में लियाम तुरंत अस्पताल की ओर भागता है। वहां पहुंचते ही लियाम तुरंत मीका से कोनामी के बारे में पूछता है। मीका उसे बताती है कि उनकी बेटी को पहले ही ऑपरेशन रूम में ले जाया गया है। उसी समय एक डॉक्टर बाहर आता है और पूछता है कि क्या वे कोनामी के माता पिता है। दोनों के हाँ कहने के बाद डॉक्टर बताता है कि उनकी बेटी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, इसलिए उनमें से किसी एक को ब्लड डोनेट करना होगा। और वो पूछता है कि उनका ब्लड टाइप क्या है। लियाम बताता है कि उसका ब्लड टाइप अब पॉजिटिव है, जबकि मीका कहती है कि उसका ओ पॉजिटिव है। ये सुनते ही डॉक्टर तुरंत मीका से ऑपरेशन रूम में ट्रांसफ्यूजन के लिए चलने को कहता है। लियाम उलझन में पूछता है कि वो डोनर क्यों नहीं बन सकता। तब डॉक्टर स्पष्ट करता है कि कोनामी का ब्लड टाइप ओ है, इसलिए लियाम का अब पॉजिटिव ब्लड उसके लिए उपयुक्त नहीं होगा। सर्जरी के दौरान लियाम थोड़ा शोध करता है और पता लगाता है कि अगर उसका ब्लड टाइप अब है तो कोनामी का ओ ब्लड टाइप होना जैविक रूप से असंभव है। इसका एकमात्र तार्किक निष्कर्ष यह है कि कोनामी वास्तव में उसकी बेटी नहीं है। लियाम अपनी सहन शक्ति की सीमा पर पहुंच जाता है। वो आखिरकार मीका की ओर मुड़ता है और सच जानने की मांग करता है। क्या कोनामी वास्तव में उसकी बेटी है? लेकिन जवाब देने के बजाय मीका स्थिति को उलट देती है और आरोप को उसी पर मढ़ देती है। वो कहती है कि उसे ही गुस्सा होना चाहिए, क्योंकि लियाम ने कभी भी उनके परिवार की सच्ची परवाह नहीं की। वो दावा करती है कि लियाम कभी घर पर नहीं होता। लियाम सफाई देता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे हमेशा देर तक काम करना पड़ता है। लेकिन मीका सुनने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि लियाम की नौकरी बेकार है, क्योंकि उसे न तो कभी तरक्की मिलती है और न ही वेतन वृद्धि, जिसका मतलब है कि वो मीका को वो जीवन नहीं दे सकता जो वो चाहती है। लियाम उसके शब्दों से स्तब्ध रह जाता है, लेकिन मीका रुकती नहीं। वो चिल्लाकर कहती है कि उनकी 10 साल की शादी के दौरान उसे लियाम को मुश्किल से ही देखने को मिला, जिसके कारण उसे कोनामी को अकेले ही पालना पड़ा। बेशक वो इस तथ्य को नजरअंदाज कर रही है कि कोनामी लियाम की बेटी भी नहीं है। वो लियाम से कहती है कि वो कभी भी इस परिवार का हिस्सा नहीं रहा और घोषणा करती है कि वह कोनामी को लेकर जा रही है। लियाम सवाल करता है कि वो कहां जा रही है, लेकिन मीका जवाब नहीं देती। इसके बजाय वो सीधे कोनामी के कमरे की ओर जाती है और उसे कहती है कि वे जा रहे हैं। लियाम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मीका झटके से खुद को छुड़ा लेती है, जिससे वो घबरा जाता है। वो चिल्लाता है कि उसने हमेशा कोनामी के लिए अपनी पूरी कोशिश की और मीका से उसे छोड़कर न जाने की गुहार लगाता है। लेकिन तभी कोनामी ठंडे लहजे में कहती है कि उसे अपना दूसरा पापा ज्यादा पसंद है, और उस पल में लियाम से सारी उम्मीद छिन जाती है। अगले दिन लियाम अपने परिवार के विश्वासघात से अभी भी टूटा हुआ काम पर पहुंचता है, लेकिन हालात और बदतर हो जाते हैं जब उसका बॉस उसे बुलाता है और उस पर कंपनी के फंड में गबन करने का आरोप लगाता है। लियाम जोर देकर कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन बॉस के पास सबूत है। 50 मिलियन येन एक अज्ञात खाते में ट्रांसफर किए गए और ट्रांजैक्शन लॉग्स सभी लियाम के कंप्यूटर से जुड़े हैं। इसके साथ ही उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाता है। नौकरी जाने के बाद मीका ने इसे तलाक के लिए सही बहाना माना और यहां तक कि कोनामी के लिए बच्चे के भरण पोषण की मांग करते हुए लियाम पर मुकदमा ठोक दिया। कोनामी उसकी जैविक बेटी भी नहीं है। गबन के आरोपों में जेल जाने से बचने के लिए लियाम 50 मिलियन येन चुकाने के लिए एक निर्माण कार्यकर्ता की नौकरी करने को सहमत हो जाता है। अब उसका जीवन लगभग खत्म सा लगता है और उसे जो एकमात्र खुशी का क्षण बचा है वो नीदा से मिलता है। जब नीदा उसे उनके पसंदीदा शो के नए एपिसोड के बारे में मैसेज करता है, लियाम जवाब टाइप करने लगता है कि वो इसे एक साथ देखना पसंद करेगा, लेकिन फिर वो मैसेज मिटा देता है। उसे इतना टूटा हुआ जीवन दिखाने में शर्मिंदगी महसूस होती है। वो उम्मीद बनाए रखने की कोशिश करता है, ये विश्वास करते हुए कि अगर वो मेहनत करता रहेगा तो चीजें अंततः बेहतर हो जाएंगी। लेकिन फिर लंच ब्रेक के दौरान उसे अचानक खून की खांसी शुरू हो जाती है। बाद में उस रात वो सो नहीं पाता, क्योंकि खून वाली खांसी और बदतर हो जाती है और उसे कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। उसके पास डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे भी नहीं है। इलाज का कोई रास्ता न होने के कारण उसे बिस्तर पर लेटकर अपने अंत का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही उसका शरीर जीवन छोड़ने लगता है, उसके ऊपर एक रहस्यमयी रोशनी प्रकट होती है और उसे कई दृश्य दिखाने लगती है। उन दृश्यों में उसे सच्चाई दिखाई देती है। असल में 50 मिलियन येन का गबन उसने नहीं, बल्कि उसके बॉस ने लियाम के कंप्यूटर का उपयोग करके किया था। और इससे भी बदतर, वही बॉस वो शख्स था जिसके साथ मीका उससे बेवफाई कर रही थी। मीका ने पहले जो कुछ भी उपेक्षा के बारे में कहा था वो पूरी तरह से झूठ था। उसने हमेशा लियाम को एक तुच्छ कीड़ा समझा जिसे वो पैसे के लिए शोषण कर सकती थी। वास्तव में कंपनी के गायब फंड्स के लिए लियाम को फंसाने की पूरी योजना में वह भी शामिल थी। लियाम तबाह हो जाता है और यह स्वीकार करने के लिए संघर्ष करता है कि जो उसने देखा वो वास्तव में सच हो सकता है। लेकिन तभी एक रहस्यमयी व्यक्ति प्रकट होता है
और पुष्टि करता है कि ये सब सच है। वो लियाम की आंखों में देखता है और पूछता है कि क्या वो वास्तव में उन्हें इस घिनौने विश्वासघात के साथ भागने देगा। और लियाम, जो अब अपनी सहन शक्ति की अंतिम सीमा पर पहुंच चुका है, कसम खाता है कि वो उन्हें उनके किए की सजा देगा, भले ही ये उसका आखिरी काम क्यों न हो। वो व्यक्ति लियाम से निकल रही क्रोध की तीव्रता से स्पष्ट रूप से प्रसन्न है और कहता है कि उसे यहां आने का निर्णय लेकर खुशी हो रही है, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया। लियाम पूछता है कि वो कौन है और यहां क्यों आया है। वो व्यक्ति बताता है कि उसने लियाम में इसलिए रुचि ली क्योंकि वो वास्तव में एक अच्छा इंसान है। लेकिन लियाम प्रभावित नहीं होता। एक अच्छा इंसान होने से उसे अंत में कुछ नहीं मिला। अगर उसे सब कुछ दोबारा करने का मौका मिले तो वो सिर्फ अपने लिए जिएगा, अपनी जरूरतों को सबसे ऊपर रखेगा। यह सुनकर वो व्यक्ति संतुष्टि से मुस्कुराता है और बताता है कि वो असल में यहां क्यों आया है। वो लियाम को एक नई दुनिया में दोबारा शुरू करने का मौका दे रहा है। लियाम को बस ये चुनना है कि वो किस दुनिया में पुनर्जनन करना चाहता है। ये सिर्फ उसके मृत्युशैया पर देखा गया एक भ्रम हो सकता है, लेकिन अगर उसे वास्तव में एक नई दुनिया चुनने का मौका मिल रहा है तो वो इसे सार्थक बनाना चाहता है। उसे याद आता है कि नीदा ने एक बार किसी दूसरी दुनिया का जिक्र किया था, एक ऐसी दुनिया जहां रोबोट और अंतरिक्ष युद्धपोत है। अगर वो इस रास्ते को चुनता है तो वो एक ऐसी दुनिया में कदम रखेगा जहां उन्नत तकनीक और रहस्यमयी जादू का संगम है। एक ऐसा क्षेत्र जो राजाओं और अभिजात वर्ग की इच्छाओं से शासित है, लेकिन यहां शक्ति विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के पक्ष में होती है और स्थिति की कोई गारंटी नहीं है। लियाम को पता है कि वो एक गरीब किसान के रूप में भी जाग सकता है, जो मिट्टी से बंधा हो, जबकि हवाई जहाज उसके सिर के ऊपर उड़ते हों और अभिजात वर्ग उसकी नियति तय करते हों। लेकिन क्योंकि वो व्यक्ति लियाम को पसंद करता है, वो उसे बताता है कि वो उसे एक काउंट के बेटे के रूप में पुनर्जनन करेगा, जो एक पूरे ग्रह का शासक है, ताकि उसका जीवन थोड़ा बेहतर हो। यह सुनकर लियाम को राहत मिलती है कि उसका अगला जीवन उसके वर्तमान जीवन से बेहतर होगा। इसलिए अपनी अंतिम सांस के साथ वो बर्फीले आकाश के अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है और उसकी आत्मा हाइड्रा ग्रह पर एक नई दुनिया में स्थानांतरित हो जाती है। आज लियाम का 5वां जन्मदिन है और इसे मनाने के लिए उसकी मां ने उसके सम्मान में एक पार्टी आयोजित की है। उसने लियाम के लिए एक विशेष उपहार भी तैयार किया है। वो लियाम को अपने पीछे आने का निर्देश देती है, अपने पैरों के नीचे एक तैरता हुआ जादू सक्रिय करते हुए। लियाम भी उसकी नकल करता है। जब वे अगले कमरे में पहुंचते हैं तो उसे एक विशाल केक के साथ साथ एक बहुत बड़ा डिब्बा दिखाई देता है। उत्साह में लियाम अपना उपहार खोलता है और अंदर एक घनाकार वस्तु पाता है। उसकी मां बताती है कि ये उसकी अपनी एआई नौकरानी के लिए कैरेक्टर अनुकूलन उपकरण है। इस रिमोट से वो नौकरानी के लिए अपनी पसंद की कोई भी विशेषताएं चुन सकता है। एक बार डिजाइन चुन लेने के बाद इसे निर्माण कंपनी को उत्पादन के लिए भेज दिया जाएगा। अनुकूलन विकल्पों में कान, मुंह और शरीर के अन्य हिस्से शामिल हैं। लियाम सवाल करता है कि उसकी मां ने 5 साल के बच्चे को ऐसा उपहार क्यों दिया, लेकिन वो जोर देती है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। उसी क्षण उसके पिता पास आते हैं और कहते हैं कि उनके पास भी लियाम के लिए एक विशेष उपहार है, पूरा बैनफील्ड डोमेन। लियाम यह सुनकर स्तब्ध रह जाता है कि उसके पिता वास्तव में इतनी कम उम्र में पूरे डोमेन को उसे सौंपने को तैयार है। लियाम अपने पिता से पूछता है कि क्या वो वाकई उसे नया काउंट नियुक्त करने के बारे में गंभीर है, और उसके पिता इसकी पुष्टि करते हैं। हालांकि एक छोटी सी शर्त है जिसे लियाम को पहले स्वीकार करना होगा। संपत्ति सौंपने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ इंपीरियल ग्रह पर जाकर शांतिपूर्ण जीवन जीतना चाहता है। इसलिए वो लियाम को बताता है कि डोमेन प्राप्त करने के लिए उसे हर महीने एक भत्ता देने के लिए सहमत होना होगा। लियाम सत्ता की लालसा में इतना डूबा हुआ है कि वो ये नहीं देख पाता कि उसके पिता का एक छोटे बच्चे को सब कुछ सौंप देना कितना अजीब है। जब उसके पिता उसे हस्ताक्षर के लिए एक अनुबंध देते हैं तो लियाम उसे पढ़ने की जहमत नहीं उठाता। वो बस हस्ताक्षर कर देता है। हस्ताक्षर पूरा होने के बाद उसके पिता अनुबंध ले लेते हैं और घोषणा करते हैं कि वह और उनकी पत्नी अब जा रहे हैं। फिर भी लियाम को यह नहीं समझ आता कि शायद उसे ठगा गया है और वो संदिग्ध विवरणों को नजरअंदाज कर देता है। इसके बजाय वो इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित करता है कि वो अब आधिकारिक तौर पर काउंट है और वो इस अधिकार का पूरा उपयोग करके ये सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई भी उसका फिर कभी फायदा न उठा सके। ये सब उस रहस्यमयी व्यक्ति की मदद के बिना संभव नहीं होता, इसलिए वो उसके प्रति बहुत आभारी महसूस करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि लियाम को उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए था जो वास्तव में दुख और पीड़ा में आनंद लेता है। लियाम को दूसरी दुनिया में भेजे जाने के तुरंत बाद वो व्यक्ति अपनी दुनिया में लौटने से पहले थोड़ा और दुख फैलाने का फैसला करता है। वो अपना ध्यान मीका और लियाम के बॉस पर केंद्रित करता है, जो अभी भी एक रेस्तरां में एक साथ हंस रहे हैं। लियाम का बॉस मजाक में कहता है कि उसे लियाम का जीवन पूरी तरह बर्बाद करने के लिए थोड़ा अपराध बोध महसूस हो रहा है। हालांकि
मीका जवाब देती है कि उसे लियाम के लिए बिल्कुल भी दुख नहीं है। उसकी नजर में लियाम ने उसके जीवन के 10 साल बर्बाद किए, इसलिए वो सड़ने का हकदार है। अचानक पुलिस अधिकारियों का एक समूह बॉस को घेर लेता है और उसे सूचित करता है कि उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। वो तर्क देने की कोशिश करता है कि कोई गलतफहमी हुई होगी, लेकिन अधिकारियों ने निगरानी फुटेज की समीक्षा कर ली है, जिसमें दिखाया गया है कि उसने लियाम को गबन के लिए फंसाया था। इस सबूत के साथ वे उसे लंबे समय के लिए जेल में डालने के लिए तैयार है और अब अपने धनी संरक्षक के जेल जाने के साथ मीका को कोई और आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी, जिससे वो पूरी तरह दुखी हो जाती है। इस बीच वो गाइड, रहस्यमयी व्यक्ति, उसके द्वारा बनाए गए अराजकता और दुख में आनंद ले रहा है। अब केवल एक चीज बाकी है, लियाम की आत्मा को दूसरी दुनिया में स्थानांतरित करना। और गाइड ये सुनिश्चित करने की योजना बना रहा है कि लियाम को वहां उससे कहीं ज्यादा दुख सहना पड़े जितना उसने यहां सहा। वो लियाम के निराशा के हर पल का आनंद लेने के लिए उत्सुक है, जब उसे समझ आएगा कि उसका नया जीवन कितना भयानक होगा। और चूंकि उस दुनिया में लोग बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं, लियाम को सदियों तक उस दुख को सहना होगा। इस बीच नई दुनिया में एक ग्रह पर भूत समुद्री डाकुओं द्वारा हमला किया जा रहा है। जैसे ही उनका कप्तान सोचता है कि जीत उसकी मुट्ठी में है, उसके कई चालक दल के सदस्य अचानक फट पड़ते हैं और इस भ्रम की स्थिति में वो ली की राजकुमारी योद्धा को हवा में तैरते हुए देखता है। पवित्र ली साम्राज्य की पहली राजकुमारी के रूप में क्रिस्टियाना एक दुर्जेय योद्धा है और जैसे ही वो युद्ध में उतरती है, समुद्री डाकू तेजी से ढेर होने लगते हैं। क्रिस्टियाना के हस्तक्षेप के कारण लीव की सेना को गति मिलती है, जिससे समुद्री डाकुओं को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है। हालांकि उनके भागने के बावजूद क्रिस्टियाना अपनी सेना को हमले को और तेज करने का आदेश देती है। उन्हें उन लापरवाह समुद्री डाकुओं को ऐसा सबक सिखाना होगा जो वे कभी न भूलें। इस बीच कहीं और लियाम ने अपनी नई एआई नौकरानी प्राप्त कर ली है और वो पूरी तरह उत्साहित है। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो एक गुड़िया के पैकेज में आएगी। उसका बटलर बताता है कि लियाम को बस पैकेज को छूना है ताकि वो खुल जाए। निर्देशों का पालन करते हुए लियाम ऐसा करता है और नौकरानी शालीनता से फर्श पर उतरती है। वो अपना परिचय अमागी के रूप में देती है और बटलर लियाम को सूचित करता है कि आज से वो उसकी निजी सहायक के रूप में काम करेगी। वो ये भी बताता है कि अमागी को साप्ताहिक रखरखाव की आवश्यकता होगी, लेकिन इसके अलावा वो 24/7 लियाम की हर जरूरत को पूरा करने के लिए उपलब्ध रहेगी। लेकिन लियाम अब कुछ समय से ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि वो पूरी तरह से अमागी की विशेषताओं की जांच में मग्न है। बटलर पूछता है कि वो क्या कर रहा है और लियाम जवाब देता है कि वो बस ये सुनिश्चित कर रहा है कि निर्माण कंपनी ने उसके द्वारा अनुरोधित सभी अनुकूलन निर्देशों का पालन किया है। फिर भी बटलर उसे चेतावनी देता है कि इस तरह का व्यवहार दूसरों के सामने उचित नहीं है। जवाब में लियाम अमागी से कहता है कि वो उसके साथ उसके कमरे में चले ताकि वो उसके शरीर के हर हिस्से की सावधानीपूर्वक जांच कर सके, जिससे बटलर लियाम की पवित्रता को लेकर गहरी चिंता में पड़ जाता है। कुछ घंटों बाद लियाम अमागी से कंधे की मालिश का आनंद ले रहा होता है। तभी बटलर कमरे में आता है और पूछता है कि कमरे में वास्तव में क्या हुआ, लेकिन लियाम इसे टाल देता है और कहता है कि इसकी चिंता न करें। वो भले ही 5 साल का दिखता हो, लेकिन उसका दिमाग 36 साल का है। फिर भी बटलर बताता है कि इस दुनिया में 36 साल की उम्र भी बच्चे जैसी ही मानी जाती है। लियाम ये सुनकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। तब अमागी बीच में बोलती है और समझाती है कि इस दुनिया में औसत जीवन काल लगभग 600 साल का है और लोग 100 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले वयस्क भी नहीं माने जाते। लियाम को बिल्कुल नहीं पता था कि इस जगह में जीवन काल इतना लंबा है, लेकिन ये उसे खुशी से भर देता है। आखिरकार लंबा जीवन का मतलब है कि उसके पास अनगिनत अनुभवों को आजमाने के लिए पर्याप्त समय होगा, और अमागी का उसके साथ होना इसे और भी बेहतर बनाता है। लियाम का बटलर उसे सावधान करता है कि अमागी के साथ बहुत ज्यादा करीबी रिश्ता रखना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि साम्राज्य में आमतौर पर एआई के प्रति गहरी नफरत है। अगर लोग उसे एआई के साथ अत्यधिक दोस्ताना व्यवहार करते देख लेंगे तो इससे कुछ परेशान करने वाली अफवाहें फैल सकती है। लियाम को समझ नहीं आता कि कोई एआई से नफरत क्यों करेगा, इसलिए वो बटलर से इसका कारण पूछता है। बटलर बताता है कि बहुत समय पहले एआई के खिलाफ एक विशाल युद्ध के दौरान मानवता लगभग नष्ट हो गई थी। मनुष्यों को गुलाम बनाया गया और वे विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए। लेकिन उस अंधेरे युग में एक साहसी समूह ने विद्रोह किया, एआई मशीनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और मानवता के लिए स्वतंत्रता फिर से हासिल की। उन्हीं नायकों ने साम्राज्य की स्थापना की। यही कारण है कि इसका अभिजात वर्ग एआई के प्रति इतनी नाराजगी रखता है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर उसकी मां ने उसे जन्मदिन पर एआई रोबोट क्यों दिया? बटलर स्वीकार करता है कि उसे इसे गुप्त रखने का निर्देश दिया गया था, लेकिन चूंकि लियाम अब नया काउंट है, वो बटलर को सच बताने का आदेश देता है। अनिच्छा से
बटलर खुलासा करता है कि लियाम के माता पिता ने उसे छोड़ दिया और भाग गए। लियाम जानना चाहता है कि वे किससे भाग रहे थे, और बटलर स्पष्ट करता है, उन्होंने बैनफील्ड परिवार के भारी कर्ज को लियाम के कंधों पर डाल दिया ताकि उन्हें खुद इसका सामना न करना पड़े। लियाम के परदादा एलिस्टेयर एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की और बैनफील्ड परिवार का नाम रोशन किया। लेकिन लियाम के पिता पूरी तरह निकम्मे थे। उन्होंने बैनफील्ड परिवार का नियंत्रण संभाला और सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब बैनफील्ड परिवार पर भारी कर्ज है और उन्होंने अपने सीमांत ग्रह पर सभी कृषि संसाधनों के अधिकार खो दिए हैं। इसके अलावा उनके उद्योग भी सिकुड़ गए हैं, इसलिए कर राजस्व लगभग नहीं के बराबर है, जिसका मतलब है कि वे कभी भी कर्ज चुका नहीं पाएंगे। हाइड्रा ग्रह पर कहीं और कुछ स्थानीय लोग एक बार में इकट्ठा होकर बातचीत कर रहे हैं कि उनका नया स्वामी कथित तौर पर सिर्फ 5 साल का बच्चा है। एक व्यक्ति अपनी नाराजगी जाहिर करता है कि उसे यहां रहना कितना नापसंद है और याद करता है कि आखिरी बार जब एक नया स्वामी आया था तो बिना किसी स्पष्ट कारण के उन पर भारी कर लगा दिए गए थे। लेकिन अभी के लिए वे बस इतना ही कर सकते हैं कि इस बार चीजें बेहतर हों, इसकी उम्मीद करें। इस बीच लियाम अभी भी इस पूरी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर बैनफील्ड डोमेन इतने लंबे समय से गरीब है तो उसके माता पिता ने अचानक अपने 5 साल के बेटे पर यह बोझ डालने का फैसला क्यों किया। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उन्होंने उसे विशेष रूप से इसलिए जन्म दिया होगा ताकि वे अपने कर्ज उस पर डाल सके। अपने पिछले जीवन में लियाम के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसका शोषण हुआ और उसे इस्तेमाल किए गए टॉयलेट पेपर की तरह फेंक दिया गया। लेकिन वो खुद से वादा करता है कि वो इस दुनिया में ऐसा दोबारा नहीं होने देगा। वो अमागी की ओर मुड़ता है और उससे अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उसके साथ मिलकर काम करने को कहता है। अमागी हर संभव तरीके से मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आखिरकार लियाम ने उसे एक उद्देश्य दिया है। लियाम को राहत महसूस होती है कि आखिरकार उसे कोई ऐसा मिला है जिस पर वो पूरी तरह भरोसा कर सकता है, और वो वास्तव में अमागी के साथ मिलकर भविष्य बनाने के लिए उत्सुक है। लेकिन उससे पहले वो अमागी को रोबोट के 3 नियम देने का फैसला करता है जो मानवता की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। पहला नियम यह है कि अमागी को किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं है। फिर लियाम सोचता है और महसूस करता है कि उसे किसी अन्य इंसान की परवाह नहीं है, इसलिए वो एक अलग नियमावली अपनाने का फैसला करता है। पहला, वो कहता है कि अमागी को कुछ भी ऐसा करने से मना किया जाता है जिससे लियाम को नुकसान हो। दूसरा, उसे लियाम के सभी आदेशों का पालन करना होगा, बशर्ते वे पहले नियम के खिलाफ न हों। और आखिरी, उसे हर समय अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, बशर्ते ये पहले या दूसरे नियम के साथ टकराव न पैदा करे। ये तय होने के बाद लियाम अमागी को बताता है कि वो बैनफील्ड डोमेन को फिर से समृद्ध बनाने का इरादा रखता है और पूछता है कि क्या उसके पास कोई सुझाव है। अमागी तुरंत खोज करती है और जल्द ही एक विचार बनाती है, लेकिन लियाम के साथ साझा करने से पहले वो उसे सावधान करती है कि एक एआई रोबोट के रूप में उसके प्रस्ताव साम्राज्य के मूल्यों के साथ मेल नहीं खा सकते। फिर भी वो उसे आश्वस्त करती है कि वो प्रशासनिक सहायता प्रदान करने में पूरी तरह सक्षम है ताकि उसके शासन में मदद मिल सके। समस्या यह है कि लियाम को इस दुनिया के बारे में लगभग कुछ भी नहीं पता, इसलिए अमागी सुझाव देती है कि वह एक शिक्षा कैप्सूल का उपयोग करे। ये एक अनूठा उपकरण है जो 6 महीनों में उसके दिमाग में 1 दशक की जानकारी प्रत्यारोपित कर सकता है, और एक अतिरिक्त लाभ के रूप में यह प्रक्रिया के दौरान उसकी शारीरिक स्थिति को भी बेहतर बनाता है। लियाम मानता है कि यह एक ठोस योजना है, लेकिन चूंकि कैप्सूल में रहने के दौरान किसी को बैनफील्ड डोमेन की देखरेख करनी होगी, वो अमागी को उसकी अनुपस्थिति में मामलों को संभालने के लिए अस्थायी प्रशासनिक नियंत्रण सौंप देता है। ब्रायन इस विचार का विरोध करता है। उसे यह विचार पसंद नहीं कि लियाम पूरे डोमेन का नियंत्रण एक रोबोट को सौंप दे, लेकिन लियाम उसे आश्वस्त करता है कि इसमें कोई समस्या नहीं है। अमागी कभी भी कुछ गलत नहीं करेगी जब तक कि वो उसे स्पष्ट रूप से ऐसा करने के लिए न कहे। इसके अलावा कोई कानून नहीं है जो किसी रोबोट को अस्थायी रूप से डोमेन प्रबंधन करने से रोकता हो, इसलिए उसने फिलहाल सब कुछ अमागी को सौंपने का फैसला किया है। शिक्षा कैप्सूल अब तैयार है और लियाम प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी करता है, लेकिन अंदर कदम रखने से पहले उसके पास अमागी के लिए एक आखिरी सवाल है। वो जानना चाहता है कि क्या वो भावनाओं को महसूस करने में सक्षम है, या कम से कम कुछ ऐसा जो भावनाओं जैसा हो। अमागी स्वीकार करती है कि वो निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जब लियाम ने उसे अपने साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया तो उसके सिस्टम में एक कैश मेमोरी ओवरफ्लो दर्ज हुआ। यह सरल शब्द ये उसे खुश करता है। उसकी प्रतिक्रिया से प्रसन्न होकर लियाम दोहराता है कि वो सब कुछ अमागी की देखरेख में सौंप रहा है, और वो शिक्षा कैप्सूल में प्रवेश करता है। कुछ समय बाद शिक्षा कैप्सूल आखिरकार खुलता है और अमागी ही उसका स्वागत करती है। वो उससे पूछता है कि कैप्सूल में प्रवेश करने के बाद से कितना समय बीत चुका है
और अमागी उसे बताती है कि 2 साल हो गए हैं। कपड़े पहनने के बाद लियाम अमागी को बैंफील्ड क्षेत्र की वर्तमान आर्थिक स्थिति के बारे में बताने के लिए सुनता है और सब कुछ अच्छा चल रहा है, जिसके लिए लियाम उसकी सारी मेहनत के लिए धन्यवाद देता है। लियाम कहता है कि वो क्षेत्र का दौरा करना चाहता है, इसलिए अमागी सबसे पहले उसे युद्धपोत गोदाम दिखाने का फैसला करती है। यह पहली बार है जब लियाम ने अपनी आंखों से क्षेत्र को देखा है और उसे युद्ध सूट विशेष रूप से आकर्षक लगते हैं। उत्सुकता में वो अमागी से पूछता है कि क्या वो एक सूट चलाने की कोशिश कर सकता है, और वो खुशी खुशी उसके लिए एक परीक्षण आयोजित करने को तैयार है। वो बताती है कि कवच स्वचालित रूप से बुनियादी गतिविधियों को संभालता है, इसलिए लियाम को बस वो क्रिया सोचनी है जो वो करना चाहता है और सूट उसे पूरा कर देगा। वो इसे आजमाने का फैसला करता है और जैसे ही सूट के सिस्टम सक्रिय होते हैं, लियाम पाता है कि वो इसमें स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। वो युद्ध में इसका परीक्षण करने की इच्छा व्यक्त करता है। लियाम हैरान रह जाता है जब अमागी उसे बताती है कि वो उसके लिए एक नकली युद्ध की व्यवस्था कर सकती है। थोड़ी देर बाद ग्रह की रक्षा सेना के प्रमुख माशिदा लियाम के साथ अभ्यास करने के लिए आता है। जैसे ही मुकाबला शुरू होता है, लियाम आगे बढ़ता है और माशिदा पर वार करता है। हालांकि माशिदा इस प्रहार को रोक लेता है। वो नाटक करता है जैसे वो हार गया हो। माशिदा बहुत अच्छा अभिनेता नहीं है, इसलिए लियाम जल्दी समझ जाता है कि वो जानबूझकर हल्के हाथ से लड़ रहा है और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो माशिदा को आदेश देता है कि वो उसके साथ पूरी गंभीरता से लड़े। अपने स्वामी के प्रत्यक्ष आदेश के रूप में माशिदा के पास पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब लियाम फिर से हमला करता है तो माशिदा उसकी तलवार पकड़ लेता है, उसे आसानी से निशस्त्र कर देता है और उसे जमीन पर पटक देता है। इस आसानी से हारने से स्तब्ध लियाम इसे समझने के लिए संघर्ष करता है। तब अमागी स्पष्ट करती है कि सूट की गतिविधियां पूरी तरह से उपयोगकर्ता की मानसिक कल्पना पर निर्भर करती है, जिसका मतलब है कि माशिदा जैसे अनुभवी योद्धा जिनके पास वर्षों का युद्ध अनुभव है, उनका नियंत्रण कहीं बेहतर है। इस शर्मनाक हार के कारण लियाम ब्रायन को तुरंत एक युद्ध प्रशिक्षक ढूंढने का निर्देश देता है। ब्रायन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे लड़ना सीखने की वास्तव में कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लियाम अपने फैसले पर अडिग है और किसी भी आपत्ति को स्वीकार करने से इनकार करता है। अपने पिछले जीवन में उसे उन लोगों ने लगातार दबाया जो अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए अगर वो इस दुनिया में एक दुष्ट स्वामी के रूप में जीना चाहता है तो उसे मजबूत बनना होगा। कुछ समय बाद लियाम एक व्यक्ति यासुशी से मिलता है। लियाम उत्साहित हो जाता है, ये सोचकर कि यासुशी बहुत ही शानदार लगता है, इसलिए वो अपना परिचय देता है और यासुशी को अपना प्रशिक्षक बनाने की इच्छा व्यक्त करता है। यासुशी लियाम का शिक्षक बनने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन अमागी को संदेह है और उसे लगता है कि यासुशी को नियुक्त करना बुद्धिमानी नहीं हो सकता क्योंकि वो संदिग्ध वाइब देता है। लियाम इस बात से इनकार नहीं करता कि यासुशी संदिग्ध लगता है, लेकिन चूंकि वो एक उचित समुराई की तरह व्यवहार करता है, लियाम उन संदेहों को नजरअंदाज करने को तैयार है। अगर लियाम को लगता है कि यासुशी एक सक्षम प्रशिक्षक होगा, तो अमागी जानती है कि वो उसके फैसले का विरोध नहीं कर सकती। हालांकि वो जोर देती है कि उसे कम से कम यासुशी की क्षमताओं की पुष्टि कर लेनी चाहिए। उसकी सलाह मानते हुए लियाम एक त्वरित प्रदर्शन की मांग करता है। यासुशी तुरंत सहमत हो जाता है और उन्हें एक जंगल की खुली जगह पर ले जाता है, जहां उसने पहले से ही प्रशिक्षण के लिए कई लकड़ी के खंभे तैयार किए हैं। शुरू करने से पहले वो लियाम को बताता है कि वो अपनी गुप्त तकनीक फ्लैश का मार्ग दिखाने वाला है और वह इसे दोबारा कभी प्रदर्शित नहीं करेगा। लियाम को ध्यान से देखने के लिए कहा जाता है। इसकी महत्वता को समझते हुए लियाम अमागी से रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए कहता है ताकि वो बाद में इसे देख सके। यासुशी फिर अपनी स्थिति लेता है, अपनी तलवार को आंशिक रूप से बाहर निकालता है और फिर उसे वापस बंद कर देता है। अगले ही पल उसके चारों ओर के सभी खंभे साफ साफ आधे में कट जाते हैं। लियाम वास्तव में उस प्रदर्शन से अभिभूत हो जाता है। किसी इंसान का इतनी तेजी से हिलना असंभव सा लगता है, इसलिए वो अमागी से रिकॉर्डिंग को धीमी गति में चलाने के लिए कहता है ताकि ये देखा जा सके कि यासुशी ने ये कैसे किया। लेकिन जब वे फुटेज की समीक्षा करते हैं, चाहे अमागी इसे कितना ही धीमा कर दे, इसमें कोई संकेत नहीं मिलता कि यासुशी ने वास्तव में अपनी तलवार निकाली थी। लियाम अनुमान लगाता है कि यासुशी इतनी तेजी से हिल रहा होगा कि कैमरे इसे कैप्चर नहीं कर पाए, जिससे उसका यह विश्वास और मजबूत हो जाता है कि यासुशी अविश्वसनीय है और वो उत्साह से उसका शिष्य बनने की मांग करता है। उसी रात यासुशी खंभों वाली खुली जगह पर वापस जाता है, अपने आप में हंसते हुए कि लियाम ने वास्तव में उसके अभिनय पर विश्वास कर लिया। पूरा प्रदर्शन सिर्फ एक सस्ता जादू था। उसने खंभों को पहले से ही काट दिया था ताकि वे संकेत पर गिर जाएं। अब उस छोटे से प्रदर्शन की बदौलत उसे लियाम से आसानी से एक अच्छी तनख्वाह मिल गई, बिना कोई और मेहनत किए। इसी समय राजकुमारी गो के समुद्री डाकुओं के साथ
संभावित शांति समझौते पर बातचीत करने के लिए रास्ते में है। हालांकि गो ने ही युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा था, लेकिन जैसे ही क्रिस्टियाना वहां पहुंचती है, वो तंज कसता है कि वो अकेले आकर मूर्खता कर रही है। क्रिस्टियाना तुरंत जवाब देती है, ये स्पष्ट करते हुए कि वो बिना सावधानी के नहीं आई है। अगर गो एक भी शत्रुतापूर्ण कदम उठाता है तो इंतजार कर रही पूरी गठबंधन की सेना उसके जहाज को अंतरिक्षीय मलबे में बदल देगी। ये ताकत का प्रदर्शन था, लेकिन गो डरता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि गठबंधन वास्तव में उसका समर्थन कर रहा है। उसी क्षण क्रिस्टियाना को एक रिपोर्ट मिलती है कि समुद्री डाकुओं ने उसके गृह ग्रह को घेर लिया है, और वो पूरी तरह हैरान रह जाती है। समुद्री डाकुओं के लिए उसके ग्रह की रक्षा रेखा को भेदना असंभव होना चाहिए था। तभी गो खुलासा करता है कि उसने जो गठबंधन बनाया था वो पूरी तरह निर्दोष नहीं है, और इसके कुछ सदस्य गो के प्रस्ताव के बाद उसे धोखा देने के लिए तैयार हो गए। उसी पल क्रिस्टियाना की क्रू उसे सूचित करती है कि गठबंधन के हर जहाज ने अपनी तोपें उनके जहाज की ओर तान दी है। वो सदमे में है, ये विश्वास नहीं कर पा रही कि गो वास्तव में उसकी अपनी सेनाओं को उसके खिलाफ करने में सफल रहा। लेकिन अब कोई और विकल्प न होने के कारण उसे गो की मांगों को सुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस बीच लियाम की दुनिया में वो यासुशी के अधीन प्रशिक्षण ले रहा है और पूरी तरह थक चुका है। चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, वो फ्लैश का मार्ग तकनीक को हासिल नहीं कर पा रहा। वो अमागी की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या इस तकनीक को सीखने का कोई तरीका है, लेकिन चूंकि वो एक नौकरानी है, उसे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। पिछले 3 सालों से यासुशी ने लियाम को केवल तलवारबाजी की बुनियादी बातें सिखाई है, लेकिन लियाम इस दोहराव से थकने लगा है। सकारात्मक पक्ष यह है कि चूंकि लियाम ने सभी बुनियादी बातों में महारत हासिल कर ली है, अमागी कहती है कि उसकी लड़ने की क्षमता पहले की तुलना में काफी बेहतर हो गई है। लेकिन लियाम को इसकी परवाह नहीं है। वो चाहता है एक शानदार चाल जो उसे करते समय आकर्षक लगे। उस रात यासुशी अपने कमरे में हमेशा की तरह मंगा पड़ रहा है, अभी भी हैरान है कि उसे इतनी शानदार नौकरी कैसे मिल गई। हालांकि यासुशी वास्तव में एक धोखेबाज है, लेकिन उसे तलवारबाजी का कुछ ज्ञान है। इसलिए पिछले 3 सालों में उसने लियाम को केवल कुछ बुनियादी तकनीकें दिखाई है, और इसके लिए उसे हास्यास्पद रूप से भारी राशि मिल रही है। वो उम्मीद करता है कि ये आसान नौकरी कभी खत्म न हो। लेकिन तभी लियाम अंदर आता है और यासुशी से फ्लैश का मार्ग सिखाने के लिए कहता है। यासुशी तुरंत कहता है कि वो नौकरी छोड़ रहा है। वो एक बहाना बनाता है और लियाम को याद दिलाता है कि उसने कहा था कि वो फ्लैश का मार्ग तकनीक केवल एक बार प्रदर्शित करेगा। इसलिए अगर वो इससे असंतुष्ट है तो यासुशी का उसके शिक्षक के रूप में रहने का कोई मतलब नहीं है। लियाम तुरंत अपना सिर झुकाता है और अपनी ढिठाई के लिए यासुशी से माफी मांगने लगता है। यासुशी कहता है कि वह इस बार उसे माफ कर देगा, लेकिन उसे फिर से ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। जैसे ही लियाम कमरे से बाहर निकलता है, यासुशी राहत की सांस लेता है, ये डरते हुए कि लियाम को शायद पता चल गया हो कि वो पूरी तरह से धोखेबाज है। वो लियाम को फ्लैश का मार्ग सिखाने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि ये कैसे काम करता है। तभी लियाम फिर से प्रकट होता है और यासुशी एक पल के लिए घबरा जाता है, ये सोचकर कि शायद उसने उसकी बात सुन ली हो। लेकिन लियाम केवल ये कहने वापस आया था कि उसे कल कुछ काम निपटाना है और वो प्रशिक्षण नहीं कर पाएगा। इस बीच क्रिस्टियाना को गो समुद्री डाकुओं ने पकड़ लिया है और अब उसे कप्तान गो के क्वार्टर में बंदी बनाकर रखा गया है। वो मांग करती है कि वो उसके साथ क्या करने का इरादा रखता है, और गो सहजता से बताता है कि वो बस उसे घर का सबसे अच्छा दृश्य देना चाहता था। पहले तो क्रिस्टियाना इसका मतलब नहीं समझ पाती, जब तक कि गो अपनी पूरी बेड़े को आदेश नहीं देता कि वे अपने हथियारों को सीधे उसके गृह ग्रह की ओर ताने। उसे इस भयावह सच्चाई का एहसास होता है और वो गो से हमला रद्द करने की हताशा से विनती करती है, लेकिन ये व्यर्थ है। एक ठंडे आदेश के साथ वो अपनी क्रू को गोली चलाने का संकेत देता है और क्रिस्टियाना कुछ नहीं कर सकती सिवाय इसके कि वो अपनी आंखों के सामने अपने ग्रह को नष्ट होते हुए भयभीत होकर देखे। लियाम के ग्रह पर वो अभी भी इस बात से निराश है कि वो अब तक फ्लैश का मार्ग नहीं सीख पाया है, लेकिन उसे अपने स्वामी के कर्तव्यों का पालन करना है। इसलिए वो अमागी से मासिक रिपोर्ट देने के लिए कहता है। अमागी उसे कुछ ग्राफ दिखाती है जो ग्रह की वर्तमान आर्थिक स्थिति का विवरण देते हैं, और हालांकि भारी कर्ज जस का तस है, उत्पादन क्षेत्रों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। लियाम इस बात से प्रसन्न है कि उसने अमागी को शासन का प्रभारी बनाया, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से चीजों को अच्छी तरह संभाल रही है। लेकिन अमागी बताती है कि वृद्धि दर वास्तव में उसकी अपेक्षा से कहीं धीमी है। उन्होंने कल्याण कार्यक्रम जैसे पहलों में काफी संसाधन निवेश किए हैं, फिर भी बजट और बीते समय को देखते हुए उन्हें जो रिटर्न मिल रहा है वो अपेक्षित से काफी कम है। लियाम कल्याण कार्यक्रम के वित्तीय रिकॉर्ड देखने के लिए कहता है और उसके वर्षों का लेखा अनुभव आखिरकार काम आता है, क्योंकि वो तुरंत समस्या देख लेता है।
वो अमागी को कल्याण कार्यक्रम के प्रभारी व्यक्ति को बुलाने के लिए कहता है और कुछ मिनट बाद वो व्यक्ति आता है। लियाम बिना समय गवाए उससे कहता है कि अगर उसके पास कोई बहाना है तो वो अभी बोल दे। वो कुलीन व्यक्ति मूर्ख बनने की कोशिश करता है, लेकिन लियाम को अच्छी तरह पता है कि वो कल्याण कार्यक्रम से पैसे की हेराफेरी कर रहा है। उसने सोचा था कि वो कुछ चालाक चालान समायोजनों के साथ इसे छिपा सकता है, लेकिन लियाम ने वित्तीय रिकॉर्ड की समीक्षा में इतना समय बिताया है कि वो तुरंत महसूस कर लेता है कि कुछ गड़बड़ है, और बात को और खराब करते हुए कुलीन ने परियोजना के लिए आपूर्तिकर्ताओं को बदल दिया। इसलिए लियाम उससे इसकी व्याख्या मांगता है। कुलीन दावा करता है कि दूसरा विक्रेता बेहतर है, लेकिन अगर ऐसा होता तो कल्याण कार्यक्रम की स्थिति इससे कहीं बेहतर होती। यह स्पष्ट है कि कुलीन पूरी तरह भ्रष्ट है, लेकिन लियाम को वास्तव में इतना गुस्सा भी नहीं है। आखिरकार वो इस दुनिया में एक दुष्ट स्वामी बनने के लिए आया था, इसलिए उसे भी अपनी स्थिति का फायदा उठाना सीखना होगा। तभी अमागी लियाम को बताती है कि कुलीन के खिलाफ एक गबन का मामला खोला गया था। लियाम यह सुनकर हैरान हो जाता है कि कुलीन पकड़ा गया, फिर भी किसी तरह उसने अपनी स्थिति बरकरार रखी। लेकिन कुलीन बताता है कि जांच बंद कर दी गई थी जब यह पाया गया कि असली अपराधी वास्तव में उसका एक अधीनस्थ था। लियाम अमागी से पूछता है कि क्या यह सच है, और वो इसकी पुष्टि करती है, लेकिन इस दावे के समर्थन में कोई वास्तविक सबूत कभी पेश नहीं किया गया और कुलीन ने उस व्यक्ति को मरवा दिया। अमागी इस पैटर्न को बहुत अच्छी तरह पहचानती है। लियाम कुलीन पर अपने अधीनस्थ को फंसाने और उसकी हत्या करवाने का आरोप लगाता है। कुलीन हताशा से सब कुछ नकारने की कोशिश करता है, लेकिन लियाम देख सकता है कि उसका हर शब्द झूठ है। बिना एक शब्द कहे लियाम अपनी तलवार उठाता है और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है। उस क्षण कुलीन को एहसास होता है कि लियाम उसके किसी भी बहाने में नहीं फंसेगा, इसलिए वो अपनी रणनीति बदलता है और अपनी सफाई देने लगता है। दावा करता है कि बाकी सभी कुलीन भी यही कर रहे हैं। उसके दिमाग में अपने फायदे के लिए लोगों का जीवन बर्बाद करना पूरी तरह सामान्य है। ये शब्द सुनकर लियाम अपनी तलवार निकालता है और कुलीन को मारने की तैयारी करता है, लेकिन अमागी तुरंत बीच में आती है और उसे रोकने की गुहार लगाती है। कुलीन फिर चिल्लाने लगता है, दावा करता है कि लियाम बहुत छोटा है ये समझने के लिए कि दुनिया इसी तरह चलती है, लेकिन वो एक और शब्द कह पाए उससे पहले ही लियाम उसका सिर काट देता है। अभी भी गुस्से से भरा हुआ लियाम अमागी को ग्रह के हर कुलीन की जांच करने और सभी भ्रष्ट लोगों को तुरंत मारने का आदेश देता है, लेकिन अमागी जोर देती है कि उसे पहले थोड़ा आराम करना चाहिए। यह पहला मौका है जब लियाम ने किसी की जान ली है और वो इतना घबराया हुआ है कि वो अपनी तलवार को भी नहीं छोड़ पा रहा। अमागी धीरे से उसका हाथ खोलने में मदद करती है। उसके पहले दिए गए आदेश के बारे में वो बताती है कि सभी भ्रष्ट कुलीनों को मारना गंभीर समस्याएं पैदा करेगा। चूंकि लगभग हर कुलीन भ्रष्ट है, उन्हें मार देने से ग्रह का प्रशासन संभालने वाला कोई नहीं बचेगा। एक समझौते के रूप में वो सुझाव देती है कि लियाम ग्रह के प्रशासनिक भूमिकाओं को संभालने के लिए कुछ गुड़ियों रोबोट्स का चयन तैयार करे। चूंकि लियाम उसकी सलाह पर भरोसा करता है, वो सहमत हो जाता है। कुछ समय बीतने के बाद लियाम लोडिंग बे में लौटता है। अब तलवारबाजी की बुनियादी बातों में महारत हासिल करने के बाद वो फिर से युद्ध सूट में प्रशिक्षण के लिए तैयार महसूस करता है, लेकिन जैसे ही वो एक सूट में कदम रखने वाला होता है, यासुशी प्रकट होता है और उसे चेतावनी देता है कि मानक स्वचालित सूट पर निर्भर रहने से वो कभी भी एक असाधारण योद्धा नहीं बन पाएगा। लियाम माशिदा की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या कोई वैकल्पिक सूट उपलब्ध हो सकता है। माशिदा उसे बताता है कि एक सूट है, लेकिन वो पूरी तरह मैनुअल है और लगभग कोई भी उसे संचालित नहीं कर पाया है। यासुशी ने यह विचार इसलिए दिया था क्योंकि लियाम वास्तव में एक कुशल तलवारबाज बनता जा रहा था, और अगर लियाम ने तलवारबाजी में महारत हासिल कर ली तो यासुशी अपनी धोखेबाज की नौकरी खो देगा। जब वो चोरी करने के लिए भंडार में तलाशी ले रहा था तो उसे एक पुराना मेच युद्ध सूट मिला। तभी उसने लियाम को इसका उपयोग करने के लिए छल करने का फैसला किया, ये जानते हुए कि लियाम जैसे बच्चे के लिए इसे हासिल करना असंभव होगा, और निश्चित रूप से उसकी योजना पूरी तरह कामयाब रही। अब लियाम पूरी तरह से मेज के साथ प्रशिक्षण के लिए समर्पित है। सैद्धांतिक रूप से चूंकि मेज पूरी तरह मैनुअल रूप से संचालित होता है, इसके उचित उपयोग में महारत हासिल करने से लियाम को गैलेक्सी के हर स्वचालित मेज उपयोगकर्ता पर बढ़त मिल सकती है। इसलिए इसके साथ प्रशिक्षण वास्तव में उसकी ताकत को बढ़ा सकता है, लेकिन पहले उसे कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो इसकी मरम्मत कर सके। ब्रायन इस बात से खुश है कि लियाम अपने मेज प्रशिक्षण के प्रति इतना समर्पित है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि लियाम इतने मुश्किल मैनुअल मॉडल से शुरुआत क्यों करना चाहता है, और वो इस बात से और भी हैरान है कि लियाम पिछले कुछ दिनों से लगातार उस खंभे पर तलवार से वार कर रहा है। ब्रायन लियाम से पूछता है कि वो क्या कर रहा है। लियाम बताता है कि वो बस उस गुप्त तकनीक को दोहराने की कोशिश कर रहा है जो यासुशी ने उसे दिखाई थी। चाहे इसमें कितना भी समय लगे,
वो तब तक अभ्यास करने के लिए दृढ़ संकल्प है जब तक वो इसे पूरी तरह से हासिल न कर ले। ब्रायन को संदेह है कि ये तकनीक वास्तव में मौजूद है, लेकिन वो जानता है कि लियाम को यह समझाने की कोई संभावना नहीं है कि यासुशी उसे धोखा दे रहा है, इसलिए वो उसे अपनी इच्छाओं का पीछा करने देता है। उसी दिन अमागी लियाम के अनुरोध को पूरा करने के लिए लोडिंग बे में जाती है। उसे व्यक्तिगत रूप से संदेह है कि यासुशी एक धोखेबाज से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि लियाम इस मेज का उपयोग करने के लिए दृढ़ है, वो इसे सुविधाजनक बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि उसके पास इसका रखरखाव संभालने की विशेषज्ञता नहीं है, इसलिए उन्हें इसके लिए एक विशेषज्ञ की आवश्यकता है। अगले दिन लियाम और अमागी निया से मिलने के लिए बंदरगाह पर जाते हैं, और जैसे ही निया अमागी को देखती है, वो अजीब व्यवहार करने लगती है। लियाम सोचता है कि साम्राज्य का कोई व्यक्ति एक एंड्रॉयड को देखकर घृणा करेगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से निया वास्तव में उत्साहित दिखती है। उसे एंड्रॉयड्स के प्रति एक असामान्य आकर्षण है, और यह पहचानते हुए कि अमागी एक अत्यंत उन्नत मॉडल है, वो अनुसंधान के लिए हर विवरण की जांच करने के लिए उत्सुक है। लियाम ने भी अमागी से पहली बार मिलने पर ऐसा ही किया था, लेकिन किसी और को ऐसा करते देखना अजीब लगता है, इसलिए वो निया को इसे रोकने के लिए कहता है। बाद में वो उसे उस हैंगर में ले जाता है जहां मैनुअल मेज रखा है, और पूछता है कि क्या वह इसे ठीक कर सकती है, लेकिन निया कहती है कि यह लगभग खत्म हो चुका है। वो सुझाव देती है कि लियाम को नए मॉडल में से एक खरीद लेना चाहिए, लेकिन लियाम इनकार कर देता है। वो इस खास मेज का उपयोग करने के लिए दृढ़ है। निया उसे चेतावनी देती है कि इस पुराने मॉडल के लिए प्रतिस्थापन पुर्जे अब बनाए नहीं जाते, इसलिए इसे बहाल करना सस्ता नहीं होगा। फिर भी लियाम टस से मस नहीं होता। वो मशीन को फिर से चालू करने के लिए जो भी कीमत हो चुकाने को तैयार है। निया के लिए यह शब्द संगीत की तरह है। अब वो मरम्मत के लिए उससे भारी राशि वसूल सकती है, और वो शिकायत भी नहीं करेगा। लेकिन एक और मामला है। लियाम कहता है कि वो चाहता है कि मेज में एक फिनिशर हो। निया को समझ नहीं आता कि फिनिशर का मतलब क्या है। लियाम स्पष्ट करता है कि ये एक स्टाइलिश चाल है जिसका उपयोग वो अपने दुश्मनों को नष्ट करने के लिए कर सकता है, जैसे कि रॉकेट पंच। उसी क्षण यासुशी बे में प्रवेश करता है, और जैसे ही वो निया को देखता है, वो तुरंत उस पर मोहित हो जाता है। खुद को संयमित करने के बाद वो शांत व्यवहार करने की कोशिश करता है और तुरंत उसके पास जाता है, लेकिन निया उसकी ओर ध्यान नहीं देती। वो इससे कहीं ज्यादा इस बात में रुचि रखती है कि क्यों रॉकेट पंच एक मूर्खतापूर्ण अवधारणा है। निया तर्क देती है कि थ्रस्टर बहुत ज्यादा जगह घेरेंगे, और युद्ध के बीच में जानबूझकर अपना हाथ बलिदान करना एक भयानक विचार है। लेकिन लियाम को यह अभी भी शानदार लगता है, इसलिए वो निया को निर्देश देता है कि मेज को रॉकेट पंच से लैस करने में कोई खर्च न बख्शा जाए। दोनों अंततः एक समझौते पर पहुंचते हैं, लेकिन यासुशी हैरान है कि निया लियाम को उससे ज्यादा पसंद करती प्रतीत होती है। शायद इसलिए कि लियाम वास्तव में आकर्षक है, जबकि यासुशी एक पुराना बासी समुराई है। इसलिए वो अपनी निराशा को लियाम को कठिन, लगभग असंभव प्रशिक्षण में झोंक देता है। यासुशी लियाम को एक झील के बीच में एक लट्ठे पर आंखों पर पट्टी बांधकर संतुलन बनाने और उस पर टेनिस गेंदों से प्रहार करने के लिए मजबूर करता है। यासुशी कुछ बकवास बकता है कि यह व्यायाम लियाम की मन की आंख को खोलेगा, जिससे वो बिना देखे आने वाले हमलों को भांप सकेगा, लेकिन यह पूरी तरह बकवास है। इस बीच गो ने क्रिस्टियाना के जहाज पर कब्जा कर लिया है, और वो और उसका पूरा क्रू बंदी बना लिया गया है। गो उन्हें सिर्फ कैदी बनाकर नहीं रख रहा, वो क्रिस्टियाना का मजाक उड़ाने में पूरी तरह आनंद ले रहा है। क्रिस्टियाना मांग करती है कि गो उसके साथ क्या करने की योजना बना रहा है, और वो सहजता से बताता है कि वह उसे अपने खजाने के ग्रह पर ले जा रहा है ताकि उसे अपनी संग्रह में शामिल कर सके। पहले तो क्रिस्टियाना मानती है कि वह किसी विकृत सुखवॉल्ट की बात कर रहा है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक भयावह निकलती है। गो उसे जबरन अपने प्रयोगशाला में ले जाता है, जहां क्रिस्टियाना को एक घृणित दृश्य का सामना करना पड़ता है। वो विकृत मांस का ढेर कभी उसका एक क्रू सदस्य था। गो ने उस महिला को अपने वैज्ञानिक के हवाले करने के बाद उसे एक दुस्वप्न से निकली किसी चीज में बदल दिया गया है। गो वैज्ञानिक को बताता है कि क्रिस्टियाना उसका नया पालतुआ होगा, और उसके पास कई विचार हैं जिन्हें वो पहले उस पर आजमाना चाहता है। वो उसकी एक आंख निकालकर अपने हाथ में प्रत्यारोपित करने का इरादा रखता है, ताकि क्रिस्टियाना अपने शरीर को पहचान से परे विकृत होते हुए देख सके, जैसा कि उसके अन्य पालतुओं के साथ हुआ जब क्रिस्टियाना अपने जीवन के सबसे दर्दनाक अनुभव से गुजर रही होती है। लियाम के ग्रह पर चीजें काफी सुचारू रूप से चल रही है। लियाम के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ है, जिससे स्थानीय लोग बहुत खुश हैं। उन्हें ऐसी सफलता की उम्मीद नहीं थी, और वे उत्सुक हैं कि लियाम ग्रह को और बेहतर बनाने के लिए आगे क्या करेगा। उन्हें नहीं पता कि लियाम ने ग्रह के बजट का एक बड़ा हिस्सा अपने मेज पर खर्च कर दिया है। निया ने आखिरकार मेज को उसकी पुरानी शान में बहाल कर दिया है, और उसे अपने काम पर बहुत गर्व है। इसलिए वो लियाम को यह दिखाने की पेशकश करती है कि नियंत्रण कैसे काम करते हैं। मेज के अंदर
नियंत्रण कक्ष को अधिक आराम के लिए बड़ा किया गया है। और एक बार जब लियाम सुरक्षित रूप से बंद जाता है, निया इंजन शुरू करती है। जैसे ही मेच चालू होता है, यह तुरंत लियाम को स्कैन करता है, उसे नए पायलट के रूप में रजिस्टर करता है और किसी और को इसका उपयोग करने से रोक देता है। लियाम इसे आजमाने के लिए उत्साहित है, लेकिन जैसे ही वो नियंत्रण संभालता है, मेच ढह जाता है। निया बताती है कि इस मेच में कोई ऑटो बैलेंस फंक्शन नहीं है, जिसका मतलब है कि लियाम को हर कदम के साथ इसे मैन्युअल रूप से स्थिर करना होगा। आमतौर पर यह एक कठिन चुनौती होती, लेकिन लियाम इसके लिए तैयार है। इसलिए वो मेज का नियंत्रण फिर से हासिल करता है और सावधानी से इसे वापस खड़ा करता है। वो धीरे धीरे हैंगर से बाहर निकलना शुरू करता है। निया इस बात से चकित है कि वो इसे कितनी कुशलता से संभाल रहा है, खासकर क्योंकि ये उसका पहला मौका है। चलते समय वो लियाम को बताती है कि इस मेज के संचालन के लिए उसकी कल्पना शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी जीवंत मानसिक छवि होगी, मेज की गतिविधियां उतनी ही तेज होंगी। लियाम अपनी कल्पना शक्ति को केंद्रित करने की कोशिश करता है ताकि मेज कुछ शानदार करे, लेकिन तभी उसकी नजर निया के सीने पर पड़ती है और इसके बाद सब कुछ बिगड़ जाता है। लियाम अब जीवंत रूप से यह कल्पना करने लगता है कि निया को हर संभव तरीके से छूना कैसा होगा, और मेज उन गतिविधियों को सभी के सामने अभिनय कर रहा है। कोई नहीं समझता कि मेज केवल लियाम की कल्पना शक्ति का जवाब दे रहा है, इसलिए सभी पूरी तरह से आश्वस्त है कि लियाम इस समय निया के बारे में अनुचित विचार रख रहा है। यासुशी इस बात से गुस्से में है कि लियाम ने उसकी महिला को ठीक उसके नीचे से चुरा लिया, लेकिन दूसरी ओर ब्रायन को वास्तव में राहत मिलती है। कम से कम इस बार इसमें एक इंसान शामिल है। इस बीच लियाम एक स्पष्टीकरण ढूंढने की कोशिश कर रहा है ताकि निया ये न सोचे कि वो एक विकृत व्यक्ति है, लेकिन मेज पहले ही श्रोणि प्रक्षेपण पेल्विक थ्रस्ट्स शुरू कर चुका है और अब इससे पीछे हटना असंभव है। बदले में यासुशी ईर्ष्या से लियाम पर फिर से टेनिस गेंदों से प्रहार करता है, लेकिन इसके बाद लियाम अपने नियमित प्रशिक्षण में वापस लौट जाता है। वो बाहर फ्लैश का मार्ग तकनीक का अभ्यास कर रहा है, लेकिन चाहे वो अपनी तलवार को कितना ही क्यों न झटके, वो दूर से खंभे को काट नहीं पाता। उसे डर होने लगता है कि शायद उसके पास इस तरह की तलवारबाजी के लिए कोई कौशल ही नहीं है। लेकिन अमागी उसके पास आती है और उसे आश्वस्त करती है कि ऐसा नहीं है। वो बताती है कि समस्या यासुशी की शिक्षाओं और लियाम के उस पर अत्यधिक भरोसे में है। हालांकि जब अमागी लियाम के यासुशी में विश्वास की बात उठाती है, तो लियाम इसे इस तरह समझता है कि वो कह रही है कि वो अपने शिक्षक पर पर्याप्त भरोसा नहीं करता, ये मानते हुए कि यासुशी उसे कभी धोखा नहीं दे सकता। लियाम निष्कर्ष निकालता है कि वो यासुशी के पाठों को किसी तरह गलत समझ रहा है। तभी उसे याद आता है कि इस दुनिया में जादू मौजूद है, इसलिए भले ही खंभे को बिना छुए काटना शारीरिक रूप से असंभव लगता हो, जादू की सहायता से यह संभव होना चाहिए। लियाम ने अपने प्रशिक्षण में एक बड़ा कदम उठाया है। अगले कुछ महीनों तक वो अपने जादू के साथ काटने का अभ्यास पूरी मेहनत से करता है, जब तक कि एक दिन वो यासुशी को बुलाकर उसे अपनी उपलब्धि दिखाने का फैसला नहीं करता। लियाम यासुशी को बताता है कि उसने आखिरकार फ्लैश का मार्ग में पूर्णता हासिल कर ली है, लेकिन यासुशी, जिसे ये असंभव लगता है, एक और असफलता की उम्मीद करता है। फिर भी जैसे ही लियाम अपनी तलवार निकालता है, वो जादू की एक बड़ी लहर छोड़ता है जो उस दूरी से खंभे को 2 हिस्सों में काट देती है। इस दृश्य से चकित यासुशी अपनी गुरु की छवि बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है और लियाम से कहता है कि उसने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन तकनीक में पूरी तरह महारत हासिल करने से पहले उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। फिर यासुशी वहां से चला जाता है और वो वास्तव में घबरा रहा है, क्योंकि लियाम प्रशिक्षण में एक राक्षस की तरह है। यासुशी ने उसे वर्षों तक फ्लैश का मार्ग के बारे में झूठ बोला, लेकिन लियाम ने फिर भी किसी तरह इसे हासिल कर लिया। कुछ समय बीतने के बाद लियाम को सूचित किया जाता है कि उसका एक संसाधन ग्रह समुद्री डाकुओं के हमले की चपेट में है। ये एकमात्र ग्रह है जो बैनफील्ड कर्ज के बंधक के लिए जब्त नहीं किया गया था, और साम्राज्य ने इसे इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसका पर्यावरण खराब है और ग्रह पर खनन करना मुश्किल है, इसलिए उन्हें लगा कि यह ज्यादा मूल्यवान नहीं है। हालांकि अमागी ने लियाम के लिए अतिरिक्त राजस्व प्रदान करने के लिए ग्रह पर कई संयंत्र स्थापित किए थे, लेकिन अब वे संयंत्र समुद्री डाकुओं के हमले की चपेट में, हालांकि वहां तैनात बैनफील्ड बल प्रतिरोध कर रहे हैं। उनकी हार अपरिहार्य लगती है। जब लियाम अमागी से पूछता है कि क्या उसके पास कोई हमले की रणनीति तैयार है, तो वो प्रस्ताव देती है कि वे समुद्री डाकुओं के साथ युद्ध में उतरे, ग्रह के अंधे क्षेत्र से आकर एक आश्चर्यजनक हमला करें। लियाम को यह विचार पसंद आता है, इसलिए वो अपनी सभी सेनाओं को कक्षा में समुद्री डाकू बलों को रोकने के लिए तैयार होने का आदेश देता है, जबकि लियाम व्यक्तिगत रूप से ग्रह की रक्षा करने जा रहा है। ब्रायन इसका विरोध करने की कोशिश करता है, क्योंकि स्वामी के लिए व्यक्तिगत रूप से समुद्री डाकुओं से लड़ने जाना खतरनाक है, लेकिन लियाम किसी को फिर से अपनी चीजें चुराने की इजाजत नहीं देना चाहता। साथ ही
वो वास्तव में अपनी नई सीखी हुई कौशलों को दिखाना चाहता है। लियाम और उसका बेड़ा जल्दी ही ग्रह पर पहुंच जाता है, जिसके बाद अमागी रेल तोप को तैयार करती है और लियाम के मेज को उसमें लोड करती है। जैसे ही तोप पूरी तरह चार्ज होकर लॉन्च के लिए तैयार होती है, अमागी लियाम पर निशाना साधती है और उसे सीधे ग्रह की सतह की ओर भेज देती है। इस बीच समुद्री डाकू बचे हुए रक्षा बलों को खत्म करने में व्यस्त है। तभी उनमें से एक आकाश से धमाके के साथ नष्ट हो जाता है। समुद्री डाकू अपने हमलावर की पहचान करने के लिए इधर उधर देखते हैं और कुछ ही पलों बाद लियाम नीचे उतरता है, एक डाकू को दो हिस्सों में काटते हुए। बचे हुए डाकू इधर उधर बिखरने और छिपने की कोशिश करते हैं ताकि लियाम को घेर सके, लेकिन जैसे ही दो डाकू पीछे से चुपके से आते हैं, लियाम उनकी उपस्थिति को भांप लेता है और पलक झपकते उन्हें काट डालता है। वो वास्तव में उन्हें आते हुए नहीं देख सका। यासुशी द्वारा फेंकी गई अनगिनत टेनिस गेंदों ने उसे अदृश्य हमलों की आशंका करना सिखाया था। उसी क्षण समुद्री डाकुओं का एक समूह उस पर लेजर से गोलीबारी शुरू करता है, जिसके जवाब में लियाम अपनी तलवार को मुंह में रखता है और एक राइफल बीम बुलाता है। वो बाएं-दाएं डाकुओं पर लगातार गोलीबारी शुरू करता है। डाकू उसे दबाने की कोशिश में एक साथ हमला करते हैं, लेकिन ऐसा करने में वे लियाम की छिपी तकनीक के लिए पूरी तरह से सही स्थिति में आ जाते हैं। लियाम अपनी तलवार निकालता है और माना जादू के एक विस्फोट के साथ डाकू बलों का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है। डाकू हैरान रह जाते हैं कि लियाम उन्हें दूर से काट सकता है, और अगर वो ऐसा करने में सक्षम है तो वे अब और लड़ना नहीं चाहते। जो अभी भी खड़े हैं वे तुरंत मुड़कर भागने लगते हैं। लियाम को निराशा होती है। वो अपनी तलवारबाजी के और कौशल दिखाने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसका इरादा उन्हें भागने देने का नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए वो अपने गुप्त हथियार को इस्तेमाल करने के लिए तैयार होता है। लियाम रॉकेट पंच चिल्लाता है और अपना हाथ भागते डाकुओं की ओर तानता है, लेकिन एक मानक रॉकेट पंच के बजाय वो एक विशाल मिसाइल बुलाता है और उसे उनकी ओर लॉन्च करता है। इस तरह के हमले से कोई भी डाकू जीवित नहीं बचेगा। लेकिन लियाम निराश है, क्योंकि ये वो नहीं था जो उसने निया को रॉकेट पंच स्थापित करने के लिए कहा था। उसी क्षण लियाम को अमागी से एक संदेश मिलता है, जो पूरे डाकू बेड़े को खत्म करने में विफल रहने के लिए माफी मांगती है। लगभग 60% डाकू बचकर निकल गए, लेकिन अमागी ने उनके बलों के लगभग 30% को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। बचे हुए जहाजों को कब्जे में लेकर लियाम की सेना के लिए पुनर्जनन किया गया। डाकुओं को पूरी तरह खत्म करना आदर्श होता, लेकिन लियाम फिर भी परिणाम से संतुष्ट है। वो अमागी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है, उसे आश्वस्त करता है कि उसने शानदार प्रदर्शन किया